स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो थोड़ी लेट से अपलोड होती है क्योंकि मैं उतना वीडियो बनाने में परफेक्ट नहीं हूँ, उसके लिए पहले ही सॉरी। जैसा कि गोंग्यांजिन वह अपने ड्रैगन फ्लाई कटर को किसी स्वॉर्ड की तरह उठाता है और हवा में उड़ रहे लुओ तियानजियांग की चैप्टर को क्लोज कर देता है। चांग भी गोंग्यांजिन से टकराने के लिए वह भी गुस्से से दहाड़ते हुए दौड़ पड़ा और बैटलफील्ड में इस वक्त ली ताइचांग ही अकेले फाइट कर रहे थे। लेकिन ली ताइचांग को भी दो टीम मेंबर के बिना अकेले फाइट करना और जीवित रहना काफी मुश्किल लग रहा था। गोंग्यांजिन इस वक्त ली ताइचांग की ओर देख रहे थे। बहुत ही लंबा समय हो गया है जो कि ऐसे ओपोनेंट से मुलाकात हुई है। पिछली बार जितने भी लोग आए थे उन सभी को तो काफी आसानी के साथ निपटा दिया गया था। केवल ली ताइचांग ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इतनी देर तक गोंग्यांजिन के सामने टिक चुके हैं। गोंग्यांजिन वह कह रहे थे, चलो बच्चे मुझे देखने दो तू कितनी देर और टिक पाता है। ली ताइचांग वह काफी ज्यादा घबरा चुके थे, लेकिन इस वक्त सामने वाले से फाइट करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह अपने कवच के एक बटन को प्रेस करता है, उसके बैटल सूट के अंदर एक छोटी सुई निकलती है और उसके त्वचा के अंदर घुस जाती है। ये ब्लिज़र्ड सिटी का बायोटेक दवा जो कि कंपाउंड नंबर 2 थी। इसका फायदा ये होने वाला है कि वह कम समय में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन यह ड्रग अभी भी एक्सपेरिमेंट स्टेज पे है और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों को इसलिए दिया जाता है कि जब वह जीवन और मृत्यु के बीच फाइट कर रहे हो तो उसे कम टाइम में कुछ पावर प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन वह तत्काल क्राइसिस से वह सरवाइव भी कर जाता है, भी बहुत कम समय में उसकी मृत्यु होने की संभावना होती है। हालांकि ली ताइचांग को अब इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी। ड्रग उसके शरीर में जाने के बाद काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी शरीर ब्लास्ट हो जाएगी। गोंग्यांजिन उसके शरीर में बदलाव देखकर वह तो और भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। वह काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, कोई भी फाइट के बीच नहीं आएगा, मैं इससे फेस टू फेस फाइट करना चाहता हूँ। ली ताइचांग की आंखें लाल हो चुकी थी। वह गोंग्यांजिन के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ा। अचानक पूरी एरिया में विस्फोट और वेपन टकराने की आवाज गूंजने लगी। दूसरी तरफ कमांड सेंटर में कमांडर जूजेंग को भी ये पता चल चुका है। गोंग्यांजिन ने एक चाल से बाइचुनियों को दबा दिया, एक अटैक से लुओ तियानजियांग को भी डिफीट कर दिया। कुछ ही देर में वह गॉड टीम के 2 सदस्यों को काफी बुरी तरह से डिफीट कर दिया। आगे वह जीते हैं या मरते हैं ये कंफर्म नहीं किया गया है। ये सब देखकर कमांडर जूजेंग काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि गॉड टीम को हराया नहीं जा सकता था, लेकिन इतनी जल्दी वे सभी हार जाएंगे, इतनी बुरी तरह से उन्हें डिफीट कर दिया जाएगा। इसकी वजह से कमांडर जूजेंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ तक कि तुयुंगली और अन्य लोगों को भी ऐसा ही लगा। ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। 3 मिनट के बाद उस एरिया में फिर से शांति लौट आई। गॉड टीम का एक सदस्य वह मारा गया था। उसका सर सकुरा के हाथों में नजर आ रहा था। अभी बाइचुनियों का काम तमाम हुआ है या नहीं अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ली ताइचांग के बारे में भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बैटल सूट के बॉडी पार्ट्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं। उसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कंपाउंड नंबर 2 का इस्तेमाल किया और इस इंटेंस बैटल की वजह से उसकी बॉडी पार्ट्स भी इधर उधर बिखर चुके थे। इस समय नॉर्थर्न बैटलफील्ड के सारे लोग डिफीट हो चुके थे। गोंग्यांजिन सारे लोगों को निपटा देने के बाद वह कह रहे थे, क्या ये अंत है? कितने अफसोस की बात है, मुझे इतना खुश हुए काफी समय हो चुका है। उसके पीछे वह तोप वाला व्यक्ति कीरा वह कह रहा था कि लड़ाई के परिणाम तो पहले ही निर्धारित हो चुके थे। हमें तो मायोमी की प्रिडिक्शन के थ्रू पहले ही बता दिया गया था। उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। दूसरी तरफ कॉम्बैट कमांड सेंटर में कमांडर जूजेंग का चेहरा काफी ज्यादा उदास लग रहा था। ज्यादा मायूसी होने की वजह से उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? सारे के सारे लोग डिफीट कैसे हो गए? तभी लैन सिंचैन वह कमांडर जूजेंग को दिल रखने के लिए वह बता रहे थे, आखिरकार एक्लिप्स के टीम मेंबर ओपोनेंट भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। वैसे अब हमें तो ये कंफर्म हो गया है कि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स की पावर हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम से कम नहीं है और हमारे पास में तो और भी बैटलफील्ड है जहाँ पे हम लोगों की जीत हो सकती है, जैसे कि डेंसेटोंग की ओर। अगर हमारा डेंसेटोंग जीत जाता है तो हम लोग अभी भी पूरे बैटलफील्ड को जीत सकते हैं। कमांडर जूजेंग को कहने के लिए कुछ नहीं था, वह बस स्क्रीन की ओर देख रहे थे। डॉग इस वक्त नॉर्थर्न बैटलफील्ड के किनारे पे थे। वह नॉर्थर्न बैटलफील्ड की ओर जा रहे थे।
उसी वक्त कमांडर जूजेंग की आवाज आती है। वह बता रहे थे कि डेंसेटोंग इस वक्त एक्लिप्स के हेडक्वार्टर में घुस चुके हैं। वेस्टर्न बैटलफील्ड कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी है। नॉर्थ बैटलफील्ड में इस वक्त पकड़ बनाई रखनी होगी ताकि डेंसेटोंग को वक्त मिल सके एक्लिप्स का टीम लीडर को मारने के लिए। जोंग सोच रहे थे क्या मुझे डेंसेटोंग को समर्थन के लिए जाना चाहिए, लेकिन फिर सोच रहे थे कि नहीं, मुझे जाकर बीच में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी पावर तो एक्लिप्स के टीम लीडर के बराबर है। वह उन सभी से आसानी से निपट सकते हैं। नॉर्थर्न बैटलफील्ड जहां पे लियाओ होंगली वह अकेले फाइट कर रहे थे। गौ टीम के दो उपकप्तान में से एक तो बाइचुन्यू है और दूसरा लियाओ होंगली है। बाइचुन्यू तो सैन्य सलाहकार के रूप में काम किया करते हैं, लेकिन लियाओ होंगली वह तो प्रोफेशनल मार्शल आर्ट वाले व्यक्ति हैं। लियाओ होंगली के सामने जिंगोजी वह तो बीस्ट आर्मी के साथ आए थे। लियाओ होंगली वह जिंगोजी को देखते हुए कह रहे थे, जिंगोजी जो कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, आप हमारी कंट्री के टेक्निक्स को चुरा कर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इन टेक्निक्स के दम पे हमसे जीत सकते हैं? जिंगोजी कह रहे थे कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप ही की कंट्री की ये कहावत है, शिष्य जरूरी नहीं कि गुरु से कमजोर होना चाहिए और गुरु जरूरी नहीं कि वह अपने शिष्य से ज्यादा समझदार हो। लगता है आप लोग अपने ही कहावत को भूल चुके हैं। उसने लियाओ होंगली की ओर घूरते हुए देखा और वह आगे बता रहे थे कि हमने तो काफी कुछ सीख लिया है। अचानक लियाओ होंगली वह मूव करते हैं, उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, किसी लाइटनिंग स्पीड के साथ वह मूव कर रहे थे। उनका तो मेन टारगेट जिंगोजी था क्योंकि वह जिंगोजी का काम तमाम करना चाहते थे, लेकिन जिंगोजी ने सिर्फ अपने हाथों को हल्का सा हिलाया और उसकी बिस्ट आर्मी सामने की ओर आ चुकी थी। लियाओ होंगली को अटैक करने का मौका नहीं मिला। लियाओ होंगली वह सोच रहे थे थ्री हेडेड डॉग और जायंट एप ये दोनों समनर टाइप के क्रिएचर हैं, दोनों को क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने के लिए समन किया गया है, लेकिन उसके आसपास एक फॉक्स और एक ब्लू बर्ड भी है, ग्रे क्रो, जो कि एक्लिप्स के हर एक टीम मेंबर के साथ रहता है। लगता है ये सभी सपोर्टिव टाइप समनर क्रिएचर हैं। ठीक है, इन सभी को एक एक करके तोड़ दिया जाए। सामने आ रहे जायंट एप पे एक मुक्का मार दिया गया। 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट की शक्ति काफी ज्यादा थी, हवा में चौंकाने वाली तरंगे भेज रही थी, जिसके वजह से जायंट एप के शरीर के अंदर एक धीरे धीरे अदृश्य लहर दिखाई देने लगी, जो कि उस जायंट एप के शरीर के अंदर एक बड़ा छेद बना रही थी। लेकिन तभी जायंट एप के शरीर से एक अलग सी रोशनी प्रकट हुई, जिसके वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स फिर से हील हो गए थे और वह फिर से पुरानी स्थिति में आ रही थी। जायंट एप काफी गुस्से के साथ दहाड़ रहा था। वह दहाड़ते हुए लियाओ होंगली की ओर भाग रहा था और वह जायंट एप जैसे ही लियाओ होंगली पे अटैक करते हैं तो लियाओ होंगली तो बच जाते हैं, लेकिन वह जिस जगह पे अटैक किया था वह बर्फीली जमीन पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। उसकी पावर काफी ज्यादा थी। लियाओ होंगली वह सोच रहे थे इसकी पावर तो पहले से ही डेल्टा लेवल 4 की स्तर की है, यह कोई जीवित चीज नहीं है, नहीं तो इसका कोई पंच बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो स्पिरिचुअल पावर से समन की गई जायंट एप है। लियाओ होंगली का सामना ऐसे समन की गई क्रिएचर से पहली बार हो रहा था। उसे तो ये पता नहीं चल रहा था कि इसका सामना कैसे किया जाए और इसे किस तरह से डिफीट किया जाए। 3 सर वाला डॉग वह भी काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। वह अपने मुंह से लेजर बीम छोड़ रहा था, जिससे काफी मुश्किलों के साथ लियाओ होंगली बच पा रहे थे, क्योंकि जायंट एप को मारने से वह मर नहीं रहा, तो क्यों ना पहले दूसरे क्रिएचर का काम तमाम कर दिया जाए।